एग्जाम्पलर का जो कि 10th क्लास का है उसका 14, 15 और 16 वाला का क्वेश्चन लेकर आए हुए हैं जो कि ग्रुप डी के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं और अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। निम्नलिखित में से कौन ऊर्जा का अनवीकरणीय स्रोत है? तो जीवाश्म ईंधन है, बाकी सब लकड़ी, सूर्य और पवन नहीं है, जीवाश्म ईंधन है। अम्लीय ऊर्जा होने का कारण यह है कि जीवाश्मी ईंधनों के जलने पर वायुमंडल में कार्बन, नाइट्रोजन व सल्फर के ऑक्साइड मुक्त होते हैं। चलिए आगे देखते हैं। तापीय विद्युत संयंत्र में उपयोग होने वाला ईंधन है तो जीवाश्म ईंधन है, डी नंबर। जल विद्युत संयंत्र में संचित जल की स्थितिज ऊर्जा विद्युत में रूपांतरित हो जाती है। ऊर्जा का अंतिम स्रोत कौन सा है? तो सूर्य है। ऊर्जा के निम्नलिखित रूपों में से किसकी साज सज्जा और उपयोग की प्रक्रिया में सबसे कम पर्यावरणीय प्रदूषण होता है? तो सौर ऊर्जा में होता है। महासागरीय तापीय ऊर्जा का कारण है तो महासागर में विभिन्न स्तरों पर ताप में अंतर। नाभिकीय ऊर्जा का उपयोग करने में प्रमुख समस्या यह है कि उपयोग के पश्चात ईंधन का सुरक्षित निपटारा कैसे करें। सौर कुकर का कौन सा भाग पौधघर प्रभाव के लिए उत्तरदायी है? कांच की शीट। बायोगैस का मुख्य अवयव है तो मीथेन है। पवन चक्की में उत्पन्न ऊर्जा पवन के वेग पर निर्भर करती है। इसमें सही विकल्प का चुनिए। तो सूर्य को ऊर्जा के अक्षय यानी असीम स्रोत के रूप में लिया जा सकता है। किसी जल विद्युत शक्ति संयंत्र में अधिक विद्युत शक्ति उत्पन्न की जा सकती है यदि जल अधिक ऊंचाई से गिराया जाए, क्योंकि विद्युत उत्पन्न करने के लिए अधिक स्थितिज ऊर्जा उपलब्ध हो जाती है। इसमें गलत पवन शक्ति के संदर्भ में गलत का चयन करना है। तो पहला दिया है खुले स्थानों में न्यूनतम पवन ऊर्जा की अपेक्षा की जाती है, तो ये सही है। अधिक ऊंचाई वाले स्थानों पर पवनों की स्थितिज ऊर्जा पवन शक्ति का स्रोत होती है, जो कि गलत है। बाकी सी नंबर पवन चक्की की पंखुड़ियों से टकराने वाली पवन चक्की में घूर्णन उत्पन्न करती है। इस प्रकार प्राप्त घूर्णन का उपयोग किया जा सकता है, ये भी सही है। पवन चक्की की पंखुड़ियों के घूर्णन की ऊर्जा के उपयोग की एक संभावित विधि विद्युत जनित की टरबाइन को घुमाता है, ये भी सही है। केवल बी नंबर गलत है। इसमें भी वही गलत कथन का चयन करना है, तो इसमें सी नंबर गलत है। पहला सही वाला पढ़ लेते हैं। हमें अधिक वृक्ष लगाने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है ताकि पर्यावरण शुद्ध तथा जैव मात्र ईंधन भी प्राप्त हो। जब फसलों, वनस्पति के अपशिष्टों आदि का ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में विघटन होता है तो जैव गैस उत्पन्न होती है, ये भी दोनों सही है। और डी में दिया है जैव मात्रा ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत है, ये भी सही है। सी में दिया है जो कि गलत है, जैव गैस का प्रमुख अवयव एथेन है और यह अत्यधिक धुआं उत्पन्न करती है तथा अत्यधिक राख भी शेष बच जाता है, जो कि गलत है। चलिए अब देखते हैं 15 नंबर। 14 नंबर हो गया हमारा पर्यावरण। निम्नलिखित में से कौन सा एक कृत्रिम परितंत्र है? तो खेत है। एक आहार नाल में तीसरे पोषी स्तर पर हमेशा कौन सा होता है? तो मांसाहारी प्राणी होता है।
और फर्स्ट पर कौन होता है? उत्पादक, दूसरे पर शाकाहारी और तीसरे पर मांसाहारी। एक परितंत्र में निम्नलिखित में से कौन सा शामिल होता है? जीवधारी और निर्मित दोनों। नीचे दिए गए विकल्पों में से वातावरण की उत्पादक स्तर पर कितनी ऊर्जा उपलब्ध होगी? तो इसका देखते हैं। तो पहले हर में 10% बढ़ता है, तो इसका हो जाएगा 5 kg है। शुरू में 5 है तो लास्ट तक ले इसमें 5000 हो जाएगा। हर में 10% बढ़ता है। किसी आहार श्रृंखला में गैर जैव निम्नीकरणीय पिंडकनाशियों का प्रत्येक उच्चतम पोषी स्तर पर बढ़ती हुई मात्रा में एकत्रित होते जाना क्या कहलाता है? तो जैव आवर्धन कहलाता है। चलिए आगे देखते हैं। ओजोन परत का घटते जाना किसके कारण होता है? तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन यौगिक से होता है। वे जीव जो सौर ऊर्जा का उपयोग करते हुए अकार्बनिक यौगिकों से कार्बोहाइड्रेटों का संश्लेषण कर लेते हैं, निम्नलिखित में से क्या कहलाते हैं? तो उत्पादक कहलाते हैं। परितंत्र में एक पोषी स्तर से अगले पोषी स्तर तक स्थानांतरित होने के लिए उपलब्ध 10% ऊर्जा किस रूप में जाती है? तो रासायनिक ऊर्जा के रूप में जाती है। किसी उच्च स्तर पोषी स्तर के जीव जो निम्न स्तर पोषी स्तर के अंतर्गत आने वाले अनेक प्रकार के जीवों से अपना भरण पोषण प्राप्त करते हैं, क्या कहलाते हैं? तो आहार नाल कहलाते हैं। एक परितंत्र में ऊर्जा का प्रवाह हमेशा एक दिशा में होता है, एक दिवसीक होता है। मानव जब यूवी किरणों से अत्यधिक प्रभावित हो जाते हैं तब क्या हो जाता है? तो प्रतिरक्षा तंत्र की क्षति और तीसरा त्वचा का कैंसर यूवी से हो जाता है। बाकी 2 और 4 गलत है। पदार्थों के निम्नलिखित वर्गों में से कौन सा गैर जैव निम्नीकरणीय वस्तुएं शामिल हैं? तो इसका हो जाएगा 2 और 4। पॉलीथीन, प्रक्षालन और पीवीसी, प्लास्टिक, बेकेलाइट और डीडीटी। इसमें 2 और 4 सही हो जाएगा। किसी आहार श्रृंखला में पोषी स्तरों की संख्या को निम्नलिखित में से कौन सीमित करता है? तो उच्च स्तर पोषी स्तरों पर ऊर्जा में कमी होना, जो कि ए नंबर में दिया हुआ है। निम्नलिखित कथनों में से सही कथन नहीं है, तो पढ़ लेते हैं। फर्स्ट वाला सही है। सभी हरे पौधे और नीले हरे शैवाल उत्पादक होते हैं, सही है। सी नंबर में दिया है उत्पादक स्वयं अपना भोजन अकार्बनिक यौगिकों से तैयार करते हैं, यह भी सही है। डी में दिया है पौधे सौर ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदल देते हैं, यह भी सही है। बी में गलत है, जो कि हरे पौधे अपना भोजन कार्बनिक यौगिकों से प्राप्त करते हैं, तो ये गलत है। निम्नलिखित में से कौन सा वर्ग आहार श्रृंखला का संघटक नहीं होता है? तो 2 और 3 नहीं होता है। बाकी ए में दिया है घास, शेर, खरगोश, भेड़िया, ये सही है। इसमें आहार श्रृंखला हो जाएगा। डी में दिया है मेढक, सांप, चील, घास, टिड्डा, ये हो जाएगा। बाकी प्लवक, मानव, मछली, टिड्डा, भेड़िया, घास, सांप, बाघ, ये में नहीं होगा। केवल 1 और 4 में हो, केवल इसमें नहीं होगा। 1 और 3 में होगा, 1 और 4 में होगा, 2 और 3 में नहीं होगा। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के लिए सभी हरे पौधों द्वारा अवशोषित सौर ऊर्जा की
प्रतिशत लगभग कितनी है, तो 1% है। दिए गए चित्र में पूसी स्तर पर सबसे अधिक ऊर्जा उपलब्ध होती है, तो किस में होती है, तो इसमें T1 में सबसे नीचे वाला में होती है, उसके बाद में उससे कम, उसके बाद में उससे कम 10% घटता जाता है। नीचे दी गई श्रृंखला में से हिरण को निकाल दिया जाए तो क्या होगा, तो ये घास, हिरण बाघ, घास को हिरण खाएगी, हिरण को बाघ खाएगा, तो इस क्या होगा, तो बाघ समष्टि घट जाएगी और घास समष्टि में वृद्धि हो जाएगी, यही होगा डी नंबर। किसी परितंत्र में अपघटक जैव पदार्थ को अकार्बनिक रूप में बदल देते हैं, ये सही है बी नंबर। यदि मेढक टिड्डे को खा जाए तो ऊर्जा स्थानांतरण किस दिशा में होगा, तो प्राथमिक उपभोक्ता से द्वितीयक उपभोक्ता की ओर होगा। भोजन खाने के पश्चात अपशिष्ट की जिन प्लेटों को फेंक दिया जाता है उन्हें दोबारा से उपयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये गैर जैव न्यूनीकरणीय पदार्थों की बनी होती है। चलिए अब देखते हैं 16 नंबर, जो कि लास्ट है इस किताब, इस बुक का, प्राकृतिक संसाधनों का प्रबंधन। नीचे दी गई सूची में से उस वस्तु को चुनिए जो एक प्राकृतिक संसाधन नहीं है, तो विद्युत नहीं है, बाकी मृदा, जल और वायु है। विश्व का सबसे तेजी के साथ घटता जा रहा प्राकृतिक संसाधन कौन सा है, तो वन है, जो कि घटता जा रहा है। प्राकृतिक संसाधन की सबसे उपयुक्त परिभाषा यह है कि यह ऐसा उपयोगी वस्तु पदार्थ है जो प्रकृति की एक ऐसी देन जो मानव जाति के लिए बहुत लाभप्रद है। गंगा नदी में कॉलीफॉर्म जीवाणुओं के प्रचुर मात्रा में पाए जाने का प्रमुख कारण क्या है, ये ग्रुप डी में पूछा गया क्वेश्चन है। जल में अर्ध जलीय लाशों को प्रवाहित करना, ये नंबर सही हो जाएगा। किसी नदी के तट पर से जहां अनेक फैक्ट्रियों के बहिस्राव कर जल में प्रवाहित हो रहे हैं, एकत्रित किए जल नमूने को pH 3.5 से 4.5 की परास में अम्लीय पाया गया। निम्नलिखित में से कौन सी फैक्ट्री के बहिस्राव के कारण नदी के जल का pH कम हो गया, तो इसमें को याद दिया है शीशे और बैटरी बनाने वाली फैक्ट्री दिया हुआ है, बी नंबर, इससे कम हो गया। अब देखते हैं अलवण जलीय पौधों और जंतुओं के जीवन के लिए सबसे अधिक सहायक pH परास कौन सा है, तो 6.5 से 7.5 हो जाएगा। वे 3 आर कौन से हैं जो हमें प्राकृतिक संसाधनों को लंबी अवधि तक संरक्षित बनाए रखने में सहायक होंगे, कम उपयोग, पुनः चक्रण और पुनः उपयोग, यानी रेड्यूस, रिसाइकिल और रीयूस हो जाएगा। यहाँ पर देखते हैं, यहाँ जैव विविधता से संबंधित कुछ कथनों में से उन कथनों को चुनिए जो जैव विविधता की संकल्पना का सही वर्णन करते हैं, तो 1 और 3 सही होगा। दिया है जैव विविधता का अर्थ है किसी क्षेत्र में पाए जाने वाली पादप जात और प्राणी जात की विभिन्न स्पीशीजे, और 3 में दिया है जैव विविधता वन में अपेक्षाकृत अधिक होती है, ये दोनों सही हो जाएगा। यहाँ दिए गए विकल्पों में से चुनिए जो विकास की संकल्पना का वर्णन सही ढंग से करता है,
तो 1 और 4 हो जाएगा। पर्यावरण को कम से कम क्षति पहुंचाए बिना योजनाबद्ध वृद्धि, और ऐसी वृद्धि जो सभी पर्णधारियों को मान्य हो। तो ये 1 नंबर सही हो जाएगा। हमारे देश में बड़े बड़े वन क्षेत्रों को साफ कर दिया गया है और पौधों की केवल एक ही स्पीशीज की खेती की जाती है। यह पद्धति प्रोत्साहित करती है क्षेत्र में एकलग कृषि को करती है। बी नंबर सही हो जाएगा। अब देखते हैं, एक सफल वन संरक्षण क्रियानीति में क्या शामिल होना चाहिए? तो केवल उपभोक्ताओं का संरक्षण शामिल होना चाहिए। चिपको आंदोलन से मिलने वाला महत्वपूर्ण संदेश कौन सा है? तो सरकारी एजेंसियों को निर्विवाद रूप से यह अधिकार होता है कि वे वनों के वृक्षों को काटने के लिए आदेश दे सकें। डी नंबर सही हो जाएगा। हमारे देश में नर्मदा नदी के आर पार बने बांधों जैसे टिहरी और अलमाटी बांधों की ऊंचाई बढ़ाने के प्रयत्न किए जा रहे हैं। नीचे दिए गए कथनों में से सही कथन चुनिए जिससे इस बात का संकेत मिलता हो कि बांधों की ऊंचाई बढ़ने के क्या परिणाम होंगे। तो 1 और 2 सही है। क्षेत्र के स्थलीय पादप जात और प्राणी जात पूरी तरह नष्ट हो जाएंगे। क्षेत्र में रह रहे लोग और पालतू जानवर अव्यवस्थित हो जाएंगे, जो कि ए नंबर में दिया। गैप संक्षिप्त रूप को पूरा लिखिए। तो गंगा एक्शन प्लान, इसका सी नंबर सही हो जाएगा। इसमें गलत चुनना है। तो आर्थिक विकास का संबंध पर्यावरण संरक्षण से सही है। दीर्घोपयोगी विकास से वर्तमान पीढ़ी के लिए विकास और भावी पीढ़ियों के लिए संसाधनों के संरक्षण को प्रोत्साहन मिलता है, ये भी सही है। और डी में दिया है दीर्घोपयोगी विकास दीर्घकालिक आयोजित और अस्थायी विकास होता है, ये भी सही है। सी नंबर गलत है। दीर्घोपयोगी विकास पर्णधारियों के दृष्टिकोणों का कोई ध्यान नहीं रखता, जो गलत है। निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक संसाधन नहीं है? तो काष्ठ गृह नहीं है, बाकी आम का वृक्ष, सांप, पवन है। गलत कथन चुनिए। तो इसमें वनों में मृदा संरक्षण नहीं होता, जो कि गलत है। वनों में मृदा संरक्षण होता है। सी नंबर उसका हो जाएगा। बंगाल के अरावली वनों में किसकी बहुलता पाई जाती है? तो साल वृक्ष की पाई जाती है। भूजल की कमी किसके कारण नहीं होती है? तो वनोन्मूलन के कारण नहीं होती है। बाकी ताप, बिजली घर, वनों का ह्रास और वर्षा में कमी, ऐसी फसलों की खेती करना जिसके लिए अधिक पानी आवश्यकता होती है, इस सब से होती है, वनोन्मूलन से नहीं होती है। बड़े बड़े बांधों के निर्माण किए जाने का विरोध किसके कारण होता है? तो उपरोक्त सभी कारण, सामाजिक कारणों के, आर्थिक कारणों के, पर्यावरणीय कारणों के होता है। खाद्यान्न, बघिस आहार और कट्टा वे प्राचीन संरचनाएं हैं जो निम्नलिखित में से किसके लिए प्रयोग की जाती है थी? तो जल संभरण के लिए की जाती थी। शब्दों में उस सही संयोजन को चुनिए जिसमें जीवाश्म ईंधन नहीं होता है। पवन, काष्ठ, सूर्य में जीवाश्म ईंधन नहीं होता है। बाकी महासागर, कोयला, पवन, केरोसिन में होता है। लिखित में से परिहितैषी क्रियाकलाप चुनिए। तो सिंचाई के लिए बिजली के उत्पादन हेतु पवन मिलों का उपयोग करना, ये सही हो जाएगा।
बाढ़ के पानी के जलमग्न नलियों के आर पार छोटे छोटे रोकबांध बनाना महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि वे पानी रोक के रखते हैं और मृदा कटाव को नहीं होने देते। 3 में दिया है भूजल का पुनर्भरण हो जाता है, जो कि 2 और 3 सही हो जाएगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।